आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का बायोलॉजी दूसरा चैप्टर का पार्ट 14 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। टॉपिक क्या नाम है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब किस तरह से गुरु बीजाणु जनन होता है स्त्री केसर वाले भाग में, उसी पार्ट को हमको पढ़ना है। ठीक है, स्त्री केसर के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि स्त्री केसर के जो खास करके 3 भाग होते हैं। जो सबसे पहले ऊपर वाले भाग था उसको बोलते थे वर्तिकाग्र, उसके बाद नीचे वाले जो भाग था वर्तिका, उसके बाद जो भाग था ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, जिस अंडाशय में हम आपको क्या बताएं कि एक बीजांड वाली संरचना होता है, उसी बीजांड के बीच में बहुत सारे कोशिकाओं के समूह होता है जिसको बोले थे, याद कीजिए, न्यूसेलस। उस वही न्यूसेलस जो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है, एक कोशिका विकसित होगा, एक कोशिका विकसित होकर निर्माण करेगा मादा युग्मक का। तो यही प्रोसेस तो हमको आज पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का क्या नाम है? गुरु बीजाणु जनन। क्या टॉपिक का नाम है? गुरु बीजाणु जनन। तो आज गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोर जेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। हम इसको आपको डिफाइन करके बताते हैं, मतलब इसको परिभाषित करते हैं कि गुरु बीजाणु क्या है, गुरु बीजाणु किसे कहते हैं। अगर आपको पूछेगा तो कैसे हम लिखेंगे हम लोग, छोटा सा डिफाइन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। हम क्या लिखें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, गुरु बीजाणु जनन क्या है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, थोड़ा सा याद रखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या इतने समझ में आ गया? अब हम आपको इसका फिगर मतलब चित्र की सहायता से आपको समझाते हैं किस तरह से निर्माण होता है, सबसे पहले हम अगर आपको स्त्री केसर वाले भाग को बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां देखिए, ये संरचना हम आपको निर्माण किए। ठीक है, ये बनाने के लिए भी सीखिए। यहां से ये, ठीक है, फिर यहां से ये वाले पार्ट बना दिए। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के 3 पार्ट हो गया, ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब इसी में आपको बोले थे कि बीजांड होता है। ठीक है, तो ये जो हम आपको संरचना बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये यहां हम छोटी छोटी सब कोशिका को बहुत सारे बना रहे हैं। ये कोशिका का समूह हुआ, ये क्या है? कोशिका का समूह। ये सब है कोशिका का समूह। यही जो कोशिका का समूह है, इसी को कहा जाता था बीजांड का न्यूसेलस। ये बहुत सारे कोशिका का समूह है। ठीक है, अब ये इस कोशिका को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो लगेगा कि ये सभी सदृश यानी कि समान है एक दूसरे का। आप एक कोशिका दूसरे कोशिका में अंतर नहीं कर पाइएगा, सदृश। साथ ही साथ इसकी कोशिका के जो कोशिका द्रव होते हैं वह भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। कोशिका द्रव जो होते हैं वह भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो ये होता है खास करके बीजांड का न्यूसेलस की कोशिका को। इतना समझ आ गया। अब यही कोशिका में से एक कोशिका को अन्य कोशिका पोषण प्रदान करेगा जिसे वह विकसित करेगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और बना करते हैं।
यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से और यहां तक आने दीजिए, ठीक है। फिर दूसरी लाइन यहां से बढ़ाइए और यहां से यहां तक आने दीजिए, इसको इसमें से मिला दीजिए, ठीक है। फिर यहां से एक लाइन खींचिए और यहां तक जाने दीजिए, फिर दूसरी लाइन यहां तक जाने दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो इसी संरचना को बोलते हैं बीजांड, ठीक है। अब ये संरचना यहाँ जो जहां अध्यावरण गैप है यानी कि खाली है, इसका नाम हम आपको बताए थे निभाग। निभाग इंग्लिश में क्या बोले थे? चले जा। इंग्लिश में बोले थे चले जा। ये जो है इसको बोले थे बीजांड द्वार, इसको बोले थे बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। अब ये जो पूर्णतः संरचना है इसी को बोले थे न्यूसेलस, न्यूसेलस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड काय। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड काय। ये दो बात संरचना याद रखिएगा। अब एक तरह से ध्यान दीजिएगा, तो ये जो स्त्री केसर में ही खास करके विकसित होगा, गुरु बीजाणु जनन घटना घटेगा। तो अगर हम इसमें ऐसा न्यूसेलस का निर्माण किए जिसमें जितनी भी कोशिका था वह सदृश था, यानी कि कैसा था? समान दिख रहा है आपको। यदि आपको कोशिका ये समान दिख रहा है, ये एक तरह से हम इसको मान सकते हैं अविकसित स्त्री केसर या अविकसित बीजांड बोल दीजिए। अंदर में देखिएगा तो अविकसित, ये पूर्णतः विकसित नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा नाम लिख देते हैं, इसको समझिएगा। ये हुआ अविकसित बीजांड, अविकसित बीजांड। ये कैसा हुआ? अविकसित बीजांड हुआ। कैसा हुआ? ये अविकसित बीजांड हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें से एक कोशिका का विकास होगा। कोशिका क्या होगा? एक कोशिका का विकास होगा, एक सेल का विकास होगा, एक सेल का विकास होगा। इसका मतलब हुआ ये जो बहुत सारी कोशिका का समूह है, इसमें से ये ढेर सारी कोशिका एक बीच वाली कोशिका या सोचिए इधर जो बीजांड द्वार की तरफ है, उस कोशिका को बहुत सारे पोषण देगा और वो पोषण खाएगा तो अन्य कोशिका का अपेक्षा बड़ा हो जाएगा और उसका कोशिका द्रव भी दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम ये स्त्री केसर वाले पार्ट आप नहीं बनाएंगे, लेकिन आप समझिएगा ये जितनी भी घटना आप पढ़ाएंगे वो स्त्री केसर के अंदर ही होगा, लेकिन हम इसको समझाने के लिए हम बीजांड को बाहर करते हैं, ठीक है। जब हम बीजांड को बाहर करेंगे, देखिए ये संरचना इस टाइप से होगा। हम अभी क्या बोले? एक कोशिका को ये ढेर सारी कोशिका उसको पोषण देगा और उसको पोषण अधिक मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो बड़ा होगा। तो एक बड़ा वाला हम कोशिका निर्माण कर दिए, ये बड़ा वाला कोशिका हो गया, इसके अंदर एक बड़ा वाला कोशिका हो गया, इसका भी सेंटर भी दिख रहा है और हम यहाँ डैश डैश जो देते हैं, ये हो गया इसका कोशिका द्रव। तो इसका मतलब हुआ कि एक बड़ा कोशिका का निर्माण हो गया और इसमें कोशिका द्रव भी स्पष्ट हो रहा है, कोशिका द्रव भी स्पष्ट हो रहा है, सेंटर भी स्पष्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ जितने भी कोशिका था, ना तो आप इसको सेंटर दिख रहा था, ना तो कोशिका द्रव स्पष्ट हो रहा था, और कोशिका सभी जो था वह सदृश था यानी कि समान था। आप विभेद नहीं कर पाते थे कोशिका में। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब ये छोटी छोटी कोशिका है जो सबसे अलग है, ये बड़ी सी कोशिका सभी कोशिका से अलग है। तो जो सभी कोशिका से अलग है उसी का नाम होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको बोलेंगे MMC। क्या उसको बोलेंगे? MMC, यानी इसी कोशिका का नाम होगा MMC, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। आप यहां ध्यान से देखिए, यहां से लाइन यहां तक जाने दीजिए, फिर यहां से लाइन खींचिए, यहां तक आने दीजिए, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये। तो ये हो गया एक बीजांड की संरचना, ठीक है। इसको हम क्या बोले? अभी जस्ट बोलिए, निभाग। इसको बोले निभाग, इसको क्या बोले? बीजांड द्वार। इसको क्या बोले? बीजांड द्वार। अब इसके अंदर जो कोशिका है इसका नाम होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इधर लिखते हैं जो इससे अच्छा समझ में आएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम होगा इसका? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि अन्य कोशिका का अपेक्षा कैसा है? ये डेवलप है, इसलिए इसका नाम होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट नाम में क्या बोलते हैं? MMC। MMC क्या इतना पसंद आ गया? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, इस कोशिका को बोलते हैं। अब इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आपको अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब हम लोग जानते हैं क्या? एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है।
अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता और गुणसूत्र भी आधा हो जाता। अगर आपको पूछे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अगुणित है या द्विगुणित, तो ये होता है द्विगुणित। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है द्विगुणित होता है, क्योंकि इसका जो मेन बॉडी था ये द्विगुणित था, तो यहां भी निर्माण होगा द्विगुणित, द्विगुणित यानी कि 2 एंड्स हम इसको सूचित करते हैं। तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होगा? 4 कोशिका का निर्माण होगा। कितने कोशिका का? 4 कोशिका का। अब ये न्यू सेलस के जो बहुत सारी कोशिका है उसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। ये हो गया 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका। इसमें सब में गुणसूत्र कैसा होगा? n गुणित होगा। कैसा होगा? n गुणित। यहां से ये संरचना को बनाइए, यहां तक ये, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये। इसको इधर से आप क्या बोलते हैं? निभाग। निभाग। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। क्या इतना समझ में आ गया? तो ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसी 4 को बोलते हैं 4 ग्रुप बीजाणु का निर्माण हुआ। 4 ग्रुप बीजाणु। अब यहां से मात्र हट जाएगा, उसका जो नाम होगा ग्रुप बीजाणु। तो अब इसमें होता क्या है, ध्यान समझिए। यहां से जो ग्रुप बीजाणु जो है बीजांड द्रव की तरफ 3 कोशिका नष्ट हो जाते हैं। 3 कोशिका नष्ट होके जो खास करके निभाग की तरफ 1 कोशिका है उसको वह अपना भोजन प्रदान करते हैं, यानी कि पोषण प्रदान करते हैं। पोषण प्रदान करते हैं। सिर्फ एक क्रियात्मक रहता है, जो निभाग की तरफ कोशिका है उसमें सिर्फ एक क्रियात्मक रहता है और ये 3 अपने आप को नष्ट करके उसको भोजन प्रदान करते हैं। क्या इतना समझ में आ गया? याद रखिए ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो बीजांड द्वार तरफ की 3 कोशिका, बीजांड द्वार तरफ की 3 कोशिका जो निभाग की तरफ की कोशिका होती है उसको अपना नष्ट होकर उसको पोषण प्रदान कर देते हैं। उसको क्या प्रदान करते हैं? पोषण। तो क्या इतना समझ में आ गया? तो अब अगर कोई किसी को अच्छे से भोजन मिलेगा तो स्वाभाविक उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। याद रखिए ये सारी घटना कहां हो रहा है? इस स्थिर केसर वाले पार्ट में हो रहा है। जैसे जैसे स्थिर केसर विकसित हो रहा है ये सब घटना उसमें हो रहा है, लेकिन हम आपको बाहर निकाल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बस समझ आ गया? अब देखिए, अब हम बीजांड भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम ये संरचना को आपको दिखाएंगे। तो ये जो खास करके कोशिका था, ये कोशिका अब मान लीजिए बड़ा हो गया और यहाँ एक केंद्रक है, तो अब इसका नाम गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु होगा कैसा? अगुणित होगा। अगुणित होगा। अगुणित मतलब क्या? इसमें गुणसूत्र आधा हो जाएगा। गुणसूत्र क्या इतना हो जाएगा? आधा। गुणसूत्र कैसा हो जाएगा? आधा। तो ग्रुप बीजाणु पूछेगा कि ग्रुप बीजाणु कैसा कोशिका है, तो अगुणित है। लेकिन आपको पूछेगा कि ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका है तो द्विगुणित। तो ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है वह द्विगुणित होता है, लेकिन ग्रुप बीजाणु जो होता है वह अगुणित होता है। कैसा होता? अगुणित। तो क्या ये बात समझ में आ गया? अब इतना बात समझने के बाद देखिए हम यहां से बीजांड हटा दी, क्योंकि समझिएगा समझाने के लिए ऐसे हकीम, तो फिर बीजांड बनाते बहुत सारी संरचना अधिक हो रहा था। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब इस गुरु बीजाणु में मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। अब बोलेंगे सर मुक्त केंद्रीय विभाजन क्या होता है? यदि कोई कोशिका में सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं मुक्त केंद्रीय विभाजन। मुक्त केंद्रीय विभाजन इसमें जो होगा वह होगा समसूत्री विभाजन। तो केंद्रक का एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होगा। एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण होगा? 2 केंद्रक का निर्माण होगा, लेकिन उस समय कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। क्या इतना बस समझ में आ गया? ठीक है, तो हम आपको जो बना के दिखा रहे हैं यहां होगा मुक्त केंद्रीय विभाजन। मुक्त केंद्रीय विभाजन, लेकिन कैसा है ये? समसूत्री है। समसूत्री। तो मुक्त केंद्रीय विभाजन मतलब आप क्या समझ रहे हैं? केंद्रक का विभाजन होगा लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। केंद्रक का विभाजन होगा लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। हम उसको क्या बोलते हैं? मुक्त केंद्रीय विभाजन। उसको क्या बोलते हैं? मुक्त केंद्रीय विभाजन। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण होगा? 2 केंद्रक का। तो अब हम यहां आपको दर्शाते हैं जो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण होगा? ध्यान सुनिए। तो यहां एक केंद्रक से निर्माण हो गया 2 केंद्रक। मुक्त केंद्रीय विभाजन एक केंद्रक से निर्माण कितने हो गया? 2 केंद्रक का निर्माण हो गया। एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण हुआ? 2 केंद्रक का। अब ये जो दोनों केंद्रक है ध्रुव के दोनों तरफ
एक ठो इस ध्रुव की तरफ जाएगा और एक ठो इस ध्रुव की तरफ जाएगा केंद्रक। अभी कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ। तो सेकेंड स्टेप में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ग्रुप जानू जो है एक केंद्रक यहां पहुंच गया और यहां पहुंच गया। इस ग्रुप जानू का केंद्रक एक ठो इस ध्रुव पर एक ठो इस ध्रुव पर पहुंच गया। ठीक है, अब इसमें पुनः मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा, पुनः दोनों केंद्रक में, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। याद रखिए कोशिका द्रव का विभाजन होगा, यहां से हम क्या पढ़ा रहे हैं, केंद्रक का विभाजन। किसका विभाजन हो रहा है, केंद्रक का विभाजन। पुनः मुक्त केंद्रीय विभाजन, उसमें भी कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री होगा। कैसा होगा, समसूत्री होगा। तो समसूत्री होगा तो एक से कितना बनेगा, ये एक से दो बनेगा, एक से दो बनेगा, इसका मतलब हुआ टोटल 4 गो बन जाएगा। कितने बन जाएगा, 4 गो। पुनः होगा इसमें पुनः मुक्त केंद्रीय समसूत्री विभाजन। अब जो आप 4 गो देख रहे हैं, 4 से कितना हो जाएगा, 8 गो। 4 से कितना हो जाएगा, 8 गो। तो यहां जो खास करके बनेगा, यहां 4 से बन जाएगा 8 गो केंद्रक। कितने केंद्रक का बन गया, 8 गो। लेकिन अभी तक कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ है, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ। ये बात आपको अच्छे से समझना होगा, कोशिका द्रव का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां से इस ध्रुव से एक केंद्रक बीच में आएगा और इस ध्रुव से भी एक केंद्रक बीच में आएगा। तो ये जो खास करके संरचना का निर्माण होगा इस टाइप से, यहां 3 केंद्रक बचा, यहां भी 3 केंद्रक बचा, एक केंद्रक इधर आया, एक केंद्रक इधर आया। ठीक है, तो अब ये जो केंद्रक है अपना कोशिका द्रव को आवृत कर लेगा, ये भी अपने कोशिका द्रव को आवृत कर लेगा, यहां भी कोशिका द्रव आवृत हो जाएगा, यहां भी कोशिका द्रव आवृत, कोशिका द्रव आवृत, कोशिका द्रव डिवाइड हो गया। तो मतलब ये सब कोशिका द्रव को बांट लिया तो अपने और एक आवृत बना लिया, तो अब ये कोशिका हो गया। तो ऊपर में 3 कोशिका बना, नीचे में 3 कोशिका बना, बीच में जितने भी कोशिका द्रव था ये दोनों केंद्रक के लिए उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तीनों कोशिका का ही नाम होता है प्रतिमुख कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका। ये जो बीच वाले कोशिका है इसको बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, जिसको बोले थे मादा युग्मक। यही तो निर्माण करना था, मादा युग्मक। ये दोनों जो बगल में आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। इस दोनों को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। और ये दोनों जो केंद्रक है इसका नाम होता है ध्रुवीय केंद्रक। इस दोनों को क्या नाम होता है, ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम होता, ध्रुवीय केंद्रक। यही निर्माण करना था, यही जब हम उस पार्ट 13 में आपको पढ़ाए थे तो उसमें जो स्त्री केसर वाले पार्ट में ये पूरे संरचना दिखा दी। यही तो संरचना का नाम है भ्रूणकोश। तो क्या आपने देखी किस तरह से इस बीजांड का न्यूसेलस में जो एक कोशिका था वह निर्माण कर दिया किसका, भ्रूणकोश का। किसका निर्माण कर दिया, भ्रूणकोश का। इसका निर्माण कर दिया, भ्रूणकोश का। तो भ्रूणकोश की जो एक संरचना है जिसमें आपको 3 ऊपर में कोशिका दिखेगा, हम उसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। 2 गो केंद्रक बीच में दिखेगा जिसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। यहाँ 3 कोशिका जो एक बड़ी कोशिका होना चाहिए उसको हम बोलते हैं अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक, और दोनों बगल में छोटी छोटी कोशिका होती है जिसको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। जिस तरह से आप जानते हैं किसी भी, अगर हम हमारे समाज में, हिंदू समाज में शादी ब्याह होता है तो किसी भी दुल्हन के लिए उसके लिए सहपाठी बगल में होते हैं सहायता करने के लिए और सारे। तो उसी तरह से इस मादा युग्मक को भी सहायक 2 कोशिका है। कहते हैं, समझ में आ गया। इसी को आप भ्रूणकोश बोलिए, क्या बोलिए इसको, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद भीद, मादा युग्मकोद भीद। अब इसमें कोशिका को काउंटिंग कीजिए, कितना कोशिका है। कोशिका को ध्यान से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 कोशिका ऊपर 3 कोशिका नीचे, तो 6 हो गया। एक ये बड़ी वाला कोशिका, तो मतलब टोटल हो गया 7 कोशिका। कितने कोशिका हो गया, 7 कोशिका। लेकिन केंद्रक देखिएगा तो केंद्रक काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 कोशिकीय 8 केंद्रक संरचना हुआ। ये भ्रूणकोश का संरचना कैसा है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रक, मतलब 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है भ्रूणकोश की संरचना में। या मादा युग्मकोद भीद का संरचना में पूछेगा कितने केंद्रक, तो केंद्रक होगा 8। केंद्रक कितने होंगे, 8। लेकिन आपको पूछेगा कोशिका कितना है, तो कोशिका होगा 7। कोशिका कितना होगा, 7। तो क्या ये बात समझ में आया, हम जो समझाना चाह रहे थे, कोशिका होगा 7 लेकिन केंद्रक होगा 8। अब ये जो पूरे घटना घटा कहां, स्त्री केसर के इस वाले पार्ट में तो घटना घटा, स्त्री केसर के इस वाले पार्ट में ही घटना घटा। तो क्या ये बात समझे, गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम आपको दिखाएं, एक स्त्री केसर है जिसके अंदर बीजांड है, और ये जो बीजांड है वो विकसित था। जिस समय या न्यूसेलस का बहुत सारे कोशिका का समूह था वह विकसित नहीं था,
वो सदृश समान कोशिका हमको दिख रहा था, उसमें कोशिका द्रव भी स्पष्ट नहीं हो रहा था, केंद्रक भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक सेल विकास किया, उसको बहुत सारे पोषण प्राप्त हुआ, तो अन्य कोशिका का अपेक्षा एक कोशिका बड़ा बन गया, कोशिका द्रव भी उसमें स्पष्ट हो गया, केंद्रक भी स्पष्ट हो गया, तो उसी कोशिका का नाम दिया जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी। क्या बोलते हैं? एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। उसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। जिस अर्धसूत्री विभाजन से बनता है कितने कोशिका? 4 कोशिका। कितने कोशिका बनता? 4 कोशिका। अब वो 4 कोशिका जो निर्माण करता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित था, तो उसमें सभी कोशिका हो गया अगुणित, जिसका नाम हो गया गुरु बीजाणु सेल। क्या नाम हो गया? गुरु बीजाणु। अब उस गुरु बीजाणु B4 गो में से 3 गो जो खास करके बीजाणु द्वार की तरफ होते हैं, वो तीनों नष्ट हो जाता है। तीनों क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता। तीनों नष्ट होकर जो खास करके निभाग के द्वार की तरफ होता है, उसको वह पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, जब उसको पोषण प्रदान करता है तो वो बड़ा हो जाता, अब उसी का नाम हो गया गुरु बीजाणु। क्या नाम हो गया? गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु पूछेगा कैसा कोशिका? तो अगुणित है। गुरु बीजाणु कैसा है? अगुणित। अब गुरु बीजाणु में शुरू होता फिर से समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, उसमें भी कैसा? मुक्त केंद्रीय समसूत्री विभाजन। मुक्त केंद्रीय समसूत्री विभाजन आपको क्या समझा? ऐसा कोशिका में विभाजन का जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। केंद्रक का विभाजन तो होता है, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता, उसको बोलते हैं मुक्त केंद्रीय विभाजन। मुक्त केंद्रीय समसूत्री विभाजन। तो गुरु बीजाणु में एक केंद्रक था जिसमें समसूत्री विभाजन हुआ, जिसमें 2 कोशिका